तो आइए बच्चों, आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें जो उत्पाद बनते हैं वह नए पदार्थ होते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं, और वह पदार्थ जिनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं जरूरी नहीं है कि आपको किसी रसायन लैब में ही मिले, ठीक है। यह जो है आपको डेली अपने आसपास डेली लाइफ में भी मिलती हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे इसमें और आपको उदाहरण दिए गए हैं, पौधों का प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाना भी रासायनिक अभिक्रिया है। खाने का पकना, पटाखों का जलना, लकड़ी का जलना, गैस का जलना जिसपे हम खाना बनाते हैं, और हमारे जो शरीर में भोजन का पाचन होता है, वह सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब रासायनिक किसी भी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कैसे कह सकते हैं? जब उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, उसके साथ साथ उसके रंग में भी परिवर्तन आए, या उसके ताप में परिवर्तन आए, या किसी गैस का उत्सर्जन हो। ठीक है, तो ये सब प्रेक्षण होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं। पहला होता है शब्द समीकरण और दूसरा है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण में जैसे ये आपको उदाहरण दिया गया है, जिंक तत्व का, जिंक जो है धातु का अभिक्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो बनता है जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन बनता है। अब ये शब्द समीकरण हो गया, ठीक है। इसकी देखिए बेटा, दो साइड्स हैं। LHS जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो अभिकारकों की साइड है, और RHS जिसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, जिसमें जो उत्पाद की साइड है। ठीक है, अगर मैं इस शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में दर्शाऊं तो वह ऐसे होगा। जिंक धातु का जो प्रतीक है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या तीर के नीचे दर्शाया जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर हम कुछ स्पेशल कंडीशंस लगा रहे हैं, उसमें कुछ हम स्पेशल ताप दे रहे हैं, उसका कुछ दाब, अगर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर ताप या पर्टिकुलर दाब पे ही होती हैं, किसी को उत्प्रेरक चाहिए होता है अभिक्रिया करने के लिए, तो उस सब को हम दर्शाते हैं तीर के ऊपर या तीर के नीचे। अच्छा बेटा, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया अगर संतुलित नहीं है तो पूर्णतः नंबर नहीं मिलते पेपर में। संतुलित करना बहुत जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया को। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले हम एक बार द्रव्यमान संरक्षण का नियम देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जो टोटल द्रव्यमान है रासायनिक अभिक्रिया का, वह बराबर ही रहता है। तो इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के ऊपर के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए।
ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित तभी होती है जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ अगर कोई तत्व है, जो भी तत्व हैं, उन सब में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित। तो अब बात करते हैं किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें ये देखना होता है कि कौन से तत्व में परमाणुओं की जो संख्या है वह ज्यादा है। तो इस समीकरण में जो लोहा है वह जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन देता है। अब इसमें ऑक्सीजन जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या 4 है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो हम इसी के हिसाब से जो समीकरण है उसे संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन के देखिए उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। वहीं अगर हम अभिकारक में देखें तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। तो हम यहाँ पे जल को 4 से गुणा कर देंगे ताकि दोनों तरफ ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उनकी संख्या बराबर हो जाए। उसके बाद हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन में जो परमाणुओं की संख्या है उत्पाद में वह है 2, बट अभिकारकों में 8। तो हम उत्पाद में हाइड्रोजन का जो तत्व है उसे 4 से गुणा कर देंगे ताकि दोनों तरफ हाइड्रोजन की जो परमाणुओं की संख्या है वह बराबर हो जाए, जो कि 8 है। अब बचा आयरन। आयरन में के जो परमाणु है उत्पाद में देखिए 3 है, वहीं अभिकारक में सिर्फ 1। तो हम इसे 3 से गुणा कर देंगे ताकि दोनों तरफ आयरन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, जो कि है 3। तो ये आपका जो समीकरण है ये संतुलित हो चुका है, लेकिन ये पूर्णतः संतुलित नहीं है। उसके लिए हमें इसमें जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनकी अवस्था भी लिखनी है। तो लोहा जो है, आयरन जो है, इसकी अवस्था है ठोस। जो जल है यह गैसीय अवस्था में है। जो हमारा आयरन ऑक्साइड बनता है इसकी भी अवस्था ठोस है, और जो हाइड्रोजन का उत्पाद होता है यह गैसीय अवस्था में होता है। तो यह समीकरण हमारा संतुलित है। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की तरफ से उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे कि इस समीकरण में वो ऑक्सीजन था, तो हमने जल को जो अभिकारक है 4 से गुणा कर दिया। उसके बाद सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब हमने यहाँ 4 लगाया तो हाइड्रोजन जो है वो 8 हो गया, बट इस तरफ तो 2 ही था तो हमने 4 से गुणा कर दिया। और फिर जो आयरन है उसके 3 परमाणु हैं, बट अभिकारक में 1 है तो हमने 3 से गुणा कर दिया। तो सभी तत्वों को चरण 3 की भांति संतुलित कर दिया। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान हो गई। अब अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना भी बहुत जरूरी है। भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? ठोस अवस्था, द्रव्यावस्था, गैसीय अवस्था तथा जलीय विलयन अवस्था। तो जो भौतिक अवस्थाएं इस समीकरण में है वह लोहे की ठोस अवस्था, जल की गैसीय अवस्था, जो आयरन ऑक्साइड बना उसकी फिर ठोस अवस्था, हाइड्रोजन की गैसीय अवस्था। इसके अलावा कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि ताप, दाब या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है। अगर हम किसी भी अभिक्रिया में ये सारी परिस्थितियां लगा रहे हैं तो वो हमें लिखनी होती हैं तीर के निशान के ऊपर या नीचे। बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। देखिए, पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो ए और बी जो है ये अभिकारक हैं और सी का उत्पाद हो रहा है। 2 या उससे ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण पहला है जैसे कोयले का दहन।
देखिए, दहन का मतलब है किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना। ओके, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऐसे ही जल का निर्माण देखिए, हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन जो है वह जल का निर्माण करते हैं, वह जल का निर्माण करते हैं। अगर वहीं हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो हैं वे आपस में अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जो कि इस प्रकार का दिखता है। तो ये हमारे उदाहरण हो गए संयोजन अभिक्रिया के। इसमें ये आपको बेटा कई बार ये अभिक्रियाएं दी जाती हैं और यहाँ पे आपको बताना होता है कि कौन सा उत्पाद बनेगा। कई बार 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुझे हुए चूने का क्या फॉर्मूला है या बुझे हुए चूने का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की। देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उत्पाद, ऊष्मा और उत्सर्जन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। देखिए, प्राकृतिक गैस क्या होती है? मीथेन। मीथेन को हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। अब दहन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ऑक्सीजन के साथ जब मीथेन की अभिक्रिया होती है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसका दूसरा उदाहरण है श्वसन। हम श्वसन करते हैं, वह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी दहन ही है। श्वसन में भी हम ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन को। अब ग्लूकोज कहाँ से आता है? जो हम खाना खाते हैं उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो ग्लूकोज होता है। तो हम ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा। यही ऊष्मा है जिससे हम अपने डेली लाइफ के कार्य करते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या हैं? वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्पाद तो बनता ही है इसमें, इसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। अगले प्रकार की अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में 2 या उससे ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया एकदम इसका उल्टा है कि इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक ऊष्मा देने पर या विद्युत प्रवाह करने पर या किसी और तरीके से टूट के 2 उत्पाद बनाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं। पहले प्रकार ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। अगर हम किसी अभिकारक को या किसी कंपाउंड को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वह वियोजित हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है फेरस सल्फेट FeSO4, इसे हमने ऊष्मा प्रदान की। बेटा कहीं कहीं ऊष्मा का जो सिंबल है वो ये भी होता है। ठीक है, तो ऊष्मा प्रदान की तो हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। देखिए, इसमें अब एक ये सवाल पूछा जाता है कि हरे रंग का फेरस सल्फेट जो है वह ऊष्मा प्रदान करने पर भूरे रंग का क्यों हो जाता है। तो इसमें आप ये बताएंगे कि हरे रंग के फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो उसकी वियोजन अभिक्रिया हो जाती है और वह फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए, ये फेरस सल्फेट है जो कि हरे रंग का है, इसे हीट करने पर, इसे ऊष्मा प्रदान करने पर फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया जो कि भूरे लाल रंग का होता है। ऐसे ही एक और उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसे ऊष्मा प्रदान करेंगे
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर के नाम से भी कह सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तो वह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। इसका तीसरा उदाहरण है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बेटा, इसके जो मेन उत्पाद हैं वो ये हैं, बाकी ये जो है ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, लिखने जरूरी होते हैं लेकिन ये भी किसी अभिक्रिया में। तो आपको इसमें अभिक्रियाएं भी पूछ सकते हैं, प्रश्न भी ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट का वियोजन होता है, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि फेरस सल्फेट हरे रंग का ऊष्मा प्रदान करने पर भूरे रंग का क्यों हो जाता है। तो उसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो ये है। चलिए नेक्स्ट टाइप की अभिक्रिया देखते हैं। अगले प्रकार का जो वियोजन है, दूसरे प्रकार का वियोजन, वो है वैद्युत वियोजन। इससे पहले हमने ऊष्मा वियोजन किया था, अगले प्रकार का जो वियोजन है वह है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में यदि हम किसी यौगिक में से विद्युत धारा प्रवाह करवाएंगे तो वह अपने तत्वों में वियोजित हो जाता है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है जिसमें जल में से हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये हमारा एनोड है, एक हमारा ये कैथोड है, और इसमें से हम विद्युत धारा प्रवाह कराते हैं जब जल से, ठीक है, तो परख नली में हमें बुलबुले दिखने लगते हैं। तो जो एनोड है वहां पर जो है ऑक्सीजन बनती है और कैथोड में बनती है हाइड्रोजन। और इसमें हम एनोड क्या लेते हैं? ग्रेफाइट रॉड को हमने एनोड लिया है। तो ये एक उदाहरण है वैद्युत वियोजन का, जिसमें जल में से जब हमने विद्युत धारा प्रवाह कराई तो वह अपने यौगिक जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनमें वियोजित हो गया। तीसरे टाइप का वियोजन होता है प्रकाशीय वियोजन। देखिए, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन तथा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में क्या है? अगर हम किसी यौगिक को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह अपने तत्वों में वियोजित हो जाता है। इसका उदाहरण और क्वेश्चन पूछा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका जो रंग है वो सफेद से या सिल्वरी वाइट से काले रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है वह वियोजित हो जाता है सिल्वर में। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। दूसरा इसका उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। अगली अभिक्रिया देखिए, ऊष्मा शोधी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं वह होती हैं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा शोधी अभिक्रियाएं वह होती हैं जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के वियोजन के लिए ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है, चाहे वह सूर्य के प्रकाश के रूप में हो, चाहे वह विद्युत ऊष्मा हो, चाहे वह ऊष्मा हो, ठीक है। तो जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है, ऐसे अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोधी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा शोषी जिनमें ऊष्मा प्रदान की जा रही है अभिकारक को तोड़ने के लिए। अगले प्रकार की अभिक्रियाएं हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे इसमें हम देखें, इसमें अभिक्रिया हो रही है आयरन की और कॉपर सल्फेट की, और हमें मिलता है आयरन सल्फेट और कॉपर। देखिए आयरन जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो उसने क्या किया कि सल्फेट को कॉपर से ले लिया, क्योंकि आयरन ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो आयरन ने सल्फेट को ले लिया और आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले से उसके तत्व को छीन लेता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये नीले रंग का कॉपर सल्फेट जो है आयरन के साथ अभिक्रिया करने पर हरे रंग का क्यों हो जाता है? क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो वो कॉपर से उसके सल्फेट को ले लेता है और आयरन सल्फेट बना देता है, जो कि हरे रंग का होता है। इसलिए जो नीले रंग का कॉपर सल्फेट है वह हरे रंग में बदल जाता है आयरन सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन जाता है। आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो वो विस्थापित कर लेता है, सल्फेट को अपनी तरफ खींच लेता है। तो एक और इसका मतलब ऐसे भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे की कीलें डालेंगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो हरे रंग का हो जाएगा। नीले विलयन क्यों? नीला जो विलयन है वह हरे रंग का हो जाएगा क्योंकि फेरस सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, नीले रंग के कॉपर के विलयन में अगर आप लोहे की कील डालेंगे तो थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे जो वह विलयन है वो नीले से हरे रंग का हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो था, आयरन ने कॉपर सल्फेट से सल्फेट ले लिया और आयरन सल्फेट बना दिया, जो कि हरे रंग का होता है। इसका दूसरा उदाहरण है जिंक। जिंक जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो वह सल्फेट को कॉपर से ले लेगा, क्योंकि जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है। यहाँ जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर जो है वो अलग रह जाएगा। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, ज्यादा क्रियाशील जो तत्व है वह विस्थापित कर लेता है यौगिक से उसके तत्व को। अगली जो हमारी अभिक्रिया है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रियाओं में क्या होता है, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयन के आदान प्रदान से होता है। इसमें जो है आयन के आदान प्रदान से उत्पादों का निर्माण होता है। देखिए अगर मैं इसको देखूं तो सोडियम जो है वो है धनायन, सल्फेट जो है वो है ऋणायन। अगर मैं बेरियम को देखूं वो है धनायन, क्लोरीन जो है वो है ऋणायन। अब क्या होता है, इसका पहले वाला तत्व और इसका बाद वाला तत्व, दूसरे अभिकारक का बाद वाला तत्व, ये आपस में मिलकर एक यौगिक बना देते हैं, और जो रह जाते हैं इसका पहले वाला और इसका बाद वाला तत्व, ये आपस में मिल जाते हैं धनायन ऋणायन, और ये एक यौगिक बना देते हैं। ठीक है, तो दोनों अभिकारकों ने, दोनों यौगिकों ने अपने तत्वों को आपस में विस्थापित कर दिया, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब मिलते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। बेरियम सल्फेट जो होता है वह अवक्षेपण बनता है उसका सफेद रंग का। बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण बनता है सफेद रंग का, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेपण मतलब प्रेसिपिटेट कहते हैं उसे, उसका निर्माण हो अवक्षेपण का, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। वैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। सफेद रंग का अवक्षेपण बनता है। ठीक है, और दूसरा जो इसका उदाहरण है वह है पोटेशियम आयोडाइड। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया का एक और उदाहरण देख लीजिए,
पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ तो लेड आयोडाइड बनता है। फिर से पोटेशियम धनायन, आयोडीन ऋणायन, लेड धनायन, नाइट्रेट ऋणायन और लेड नाइट्रेट बनेगा और पोटेशियम आयोडाइड बनेगा। तो ये पीले रंग की पीपीटी बनती है, मतलब पीले रंग का अवक्षेपण बनता है। पीपीटी को हम ऐसे भी दर्शाते हैं। एक एरो नीचे की तरफ एरो करके भी हम अवक्षेपण को दर्शाते हैं। एक और इसका उदाहरण है पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अगली जो हमारी अभिक्रियाएं हैं वह है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाएं। देखिए उपचयन क्या होता है? उपचयन होता है किसी भी पदार्थ में हम उपचयन तब कहते हैं उसका हो गया, उसमें तीन चीजें हो, या तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, ऑक्सीजन के परमाणुओं की वृद्धि हो जाए, या उसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, मतलब हाइड्रोजन जो है उनकी संख्या जो है वो कम हो जाए, या तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ जाए, या हाइड्रोजन के किसी पदार्थ में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कम हो जाए, तब भी कहते हैं उस पदार्थ का उपचयन हुआ है। या इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना। तो ये तीन चीजें हैं जिनसे हम पता लगाते हैं किसी पदार्थ का उपचयन हुआ है। उस पदार्थ में ऑक्सीजन के परमाणुओं की वृद्धि, हाइड्रोजन के परमाणुओं का घटाव तथा इलेक्ट्रॉन का देना। अब इसमें उदाहरण देखिए, कार्बन जमा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मतलब देखिए कार्बन में पहले ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन पदार्थ जो है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हो गया है। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि होता है काले रंग का। ये कॉपर पाउडर है भूरे रंग का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बना देगा जो कि होता है काले रंग का। तो इसमें भी क्या हुआ, यहाँ पर देखिए अभिक्रिया से पहले अगर कॉपर अभिकारक है और ऑक्सीजन अभिकारक है, लेकिन कॉपर अकेला है यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो कॉपर का उपचयन हो गया है। अब अगर हम तीसरा अभिक्रिया देखें तो कॉपर ऑक्साइड जमा हाइड्रोजन, ऊष्मा देते हैं तो कॉपर और हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, मतलब जल बन जाता है। तो इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है इसका क्या हुआ है, अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन। देखिए यहाँ पर हम अपचयन के बारे में भी जान लें। अपचयन क्या होता है, उपचयन का एकदम उल्टा। उपचयन में क्या था, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यहाँ पर है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन के जो परमाणु है वह कम हो जाते हैं। उपचयन में क्या है, हाइड्रोजन के परमाणुओं का कम होना। अपचयन में क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि होना। उपचयन में क्या है, इलेक्ट्रॉन का देना, और अपचयन में क्या है, इलेक्ट्रॉन का लेना। एकदम उल्टा है। किसी भी पदार्थ का अपचयन कब होता है, जब उसमें ऑक्सीजन के परमाणु कम हो जाएं, या जब उसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ जाए, या जब वह इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। तो जो ये तीसरा यहाँ पे जो अभिक्रिया है, देखिए पहली, दूसरी और तीसरी जो यहाँ पे अभिक्रिया है ये उपचयन और अपचयन दोनों को दर्शाती है। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, उसकी अभिक्रिया कराई हाइड्रोजन के साथ, ऊष्मा प्रदान की, तो जो कॉपर ऑक्साइड है वह कॉपर में बदल गया, तो इसका अपचयन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो कम हो गए इसमें, तो इसलिए इसका अपचयन हो गया। वहीं पे हाइड्रोजन की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन में यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है हाइड्रोजन में, तो इसका उपचयन हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा हो उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं, या ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं।
तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। किसी पदार्थ का उपचयन कब होता है, किसी पदार्थ का अपचयन कब होता है, उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण बताइए, अपचयन के उदाहरण बताइए। ठीक है, तो ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ये भी पूछा जाता है। अब देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अभिकारकों का प्रभाव। देखिए दैनिक जीवन में हमारे उपचयन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलता है। इसका पहला जो पॉइंट है वह है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब भी कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो वह धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, जैसे लोहे की जो वस्तु है उस पर जंग लग जाता है। चांदी की जो वस्तुएं हैं अगर हम बाहर निकाल के रखें तो उन पे काली परत आ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत आ जाती है। ठीक है, वहीं ठीक है, तो ये सब जो हैं इन सब के रंग में परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी ये आर्द्रता या ऑक्सीजन या अम्ल के संपर्क में आते हैं, इनकी जो होता है रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है इनका, इसको हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी का रंग काला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। लोहे पर जंग लग जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही तांबे के ऊपर हरी परत आ जाती है। ठीक है, क्योंकि तांबे का जो है ऑक्साइड बन जाता है। तो इसलिए इसको हम संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण को रोक कैसे सकते हैं? यशद लेपन से, विद्युत लेपन से और पेंट करके संक्षारण की वस्तुओं को बचाया जा सकता है। बेटा सरकार का जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उन पे नीचे जंग लग जाता है तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि जंग लगने से जो भी धातु है वो कमजोर होती जाती है, क्योंकि ऊपरी परत हटती जाएगी तो कमजोर होती जाएगी। तो इसलिए संक्षारण को रोकने के लिए हम यशद लेपन करते हैं, विद्युत लेपन करते हैं तथा पेंट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए संक्षारण से जो लोहा है सारा खराब हो जाता है। इसके साथ साथ दूसरा विकृत गंधिका। विकृत गंधिका क्या होती है? देखिए ऐसे तत्व जिनमें वसा होती है या तेल होता है, वायु के संपर्क पर आने पर वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब उपचयित हो जाते हैं। इसके बाद उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। देखिए अगर हम कोई भी फल जो है काट के बहुत देर तक बाहर रखें या सेब बाहर रखें तो जब फ्रेश होता है तो ऐसा दिखता है, लेकिन जब वो बहुत देर तक बाहर रहे तो ऐसा हो जाता है। मतलब क्या है? वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब अगर यदि हम खाना है बहुत देर तक बाहर रखें तो मतलब क्या है कि वो खराब हो जाता है। जैसे ये फ्रेश सैंडविच है, लेकिन अगर हमने बहुत देर तक बाहर रख दिया तो ये खराब हो जाएगा, तो मतलब इसका उपचयन हो गया और इसमें से गंदी स्मेल आने लग जाती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है। तो इसे हम विकृत गंधिका कहते हैं। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम विकृत गंधिका कहते हैं। तो अब देखिए बात, वक्रित गंधिका हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? वक्रित गंधिका रोकने के उपाय हैं प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। ठीक है, एंटीऑक्सीडाइज का उपयोग कीजिए, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, एयर टाइट जो डब्बे आजकल आते हैं उनमें अगर हम खाद्य सामग्री रखें तो वो चीजें जो है जल्दी खराब नहीं होती, क्योंकि वायु के संपर्क में नहीं आएंगी तो उनका उनका उपचयन नहीं होगा, तो इसलिए वह फ्रेश रहेंगी। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, देखिए जो चिप्स होते हैं कई बार खुल जाते हैं जब तो वो सील जाते हैं, तो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि वो फ्रेश रहे। ठीक है, उनका उपचयन ना हो। देन नेक्स्ट है शीतलन द्वारा। रेफ्रिजरेट करके फ्रिज में रख के चीजों को हम चीजों को ठीक रखते हैं। हम कहते हैं ज्यादा देर बाहर रखो मत, थोड़ी देर बाद हम उन्हें फ्रिज में रख देते हैं चीजों को, या जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या स्टोर्स होते हैं उनमें जो चीजें हैं वो फ्रेश रखने के लिए फ्रिज में रखी जाती हैं शीतलन द्वारा। तो यह सब उपाय हैं वक्रित गंधिका रोकने के। तो बच्चों यहीं तक आपका ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है अभिक्रियाओं के अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। ठीक है, फिर हमने लास्ट में पढ़ा अपचयन उपचयन के बारे में। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।